So, Jai Hind everyone. I welcome you back. तो इस वीडियो में भी हम बेसिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं, सिर्फ वो पॉलिटी ट्रैप्स जहाँ यूपीएससी स्टेटमेंट्स को घुमा के हमसे क्वेश्चन गलत करवा लेता है। तो अगर आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी हुई है वंस और ट्वाइस और मोर देन दैट ऑल्सो, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो प्रीएम्बल में ये आपको एस की पावर 3 डी आर या S3 DR, आप इसमें बताइए आपको ये सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। इसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस हुए, ये हम सबको पता है। उसके बाद ये जलेफू से क्या है कि प्रीएम्बल में जो मतलब फीचर्स दे रखे हैं कि जस्टिस और लिबर्टी और इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और बस इतना ही। फिर एक ये पॉइंट है, तो इसमें वो ट्रैप कर सकता है। मतलब यहाँ पे ट्रैप क्या हो सकते हैं कि वो इन ये तो आपको पता है, ये बेसिक है। ये ट्रैप है कि भाई जस्टिस में लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, इसमें से पूछ सकता है कि इसमें से क्या नहीं है। तो अगर आपको ये दोनों याद रहेंगे तो आप इजीली हैंडल कर सकोगे। फिर इंडिया जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। कई बार हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, व्हेन वी कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, इट सीम्स दैट यस इंडिया इज अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। मतलब इफ वी गो बाय द लॉजिक तो नहीं लगता है, बट जब हम ऐसे ही सोचते हैं, सो रैंडमली अंडर प्रेशर इफ वी थिंक, तो उस केस में क्या होता है कि वो हमें डायरेक्टली लगता है। तो आई हैव कमिटेड अ मिस्टेक इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, दैट्स व्हाई आई हैव पुट इट इन दिस पीडीएफ। तो जो इंडिया है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हाँ, वी elect our representatives and they represent us in the parliament and they decide us, और हमारे behalf पे they rule। तो इंडिया इज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ऑलराइट। फिर उसके बाद जो ट्रैप है वो है प्रीएम्बल और उसके सोर्स से। यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो यूपीएससी का क्लासिक ट्रैप है ये एक्चुअली में, कि प्रेम्बल जो है आपका क्या करता है और क्या नहीं। प्रीएम्बल आपके कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं था इन द बेरोबरी केस। हाँ, जब ये केस हुआ था तो प्रीएम्बल was not a part of constitution, but in case 1 on the Bharati games, preamble became part of constitution। फिर LIC इंडिया केस में it becomes the integral part of constitution and has no legal effect independent of। तो प्रीएम्बल इंडिपेंडेंटली इन्फोर्सेबल नहीं है। देन नेक्स्ट, ना तो ये लेजिस्लेचर को पावर देता है और ना ही उसकी पावर पे डायरेक्ट प्रोहिबिशन लगाता है, ठीक है। और तो यूपीएससी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और सोर्स ऑफ पावर को मिक्स करके स्टेटमेंट बना सकता है इस पे। हाँ, वहीं वो ट्रैप सेट करेगा। आगे बढ़ते हैं। जो ट्रैप 2 है वो इकोनॉमिक जस्टिस को लेके हो सकता है। तो वो ये है कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है ना, वो प्रीएम्बल का ड्रीम है, लेकिन उसका एक्चुअल कंटेंट डीपीएसपी में मिलता है, फंडामेंटल राइट्स में नहीं। तो यूपीएससी बच्चों को कंफ्यूज, एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज एफआर और डीपीएस के बीच में कर देती है, ठीक है। जो हमारे एफआर हैं वो पॉलिटिकल और सिविल राइट्स हैं, कंफ्यूजन एफआर और डीपीएसपी में करेगा। फिर उसके बाद इंडियन फेडरल मॉडल। तो अच्छा, ये जो पॉइंट्स निकल निकल के आ रहे हैं ना ये वाले, ये एक्चुअली टेस्ट के हैं ऑफ द एसएफजी दैट आई गेव, ऑलराइट। इट इज द टेस्ट 1 ऑफ एसएफजी, जिसमें पॉलिटी के यही 6 चैप्टर कवर किए हुए थे। तो जहाँ पे मैंने गलती कर दी है, आई हैव टेकन दोज पॉइंट ऑल्सो। सो लेट्स मूव ऑन।
तो इंडियन फेडरलिज्म मॉडल हम देख रहे थे। इसमें क्या है कि स्टेटमेंट आता है कि इंडियन फेडरल सिस्टम अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड है या कनाडा कनाडा मॉडल पे बेस्ड है। तो कनाडा अमेरिकन मॉडल पे बेस्ड नहीं है, इट इज़ बेस्ड ऑन दी कनाडा मॉडल, और इसीलिए हमारा जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तो यूपीएससी भाई यूएसए और कनाडा का मिक्स करके कुछ अपना हमें ट्रैप कर सकता है, तो उसे याद कर लेने जैसा है ये। फिर है कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके इलेक्शन के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली है वो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्टेड नहीं थी। मेंबर्स जो थे इसके, मतलब वो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के थ्रू आते थे, और वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पे, वो भी लिमिटेड फ्रेंचाइज पे। तो यूपीएससी इलेक्टेड वर्ड यूज करके ट्रैप करता है कि दे वर इलेक्टेड, नो दे वर नॉट इलेक्टेड। ऑलराइट, देन इट्स इजी, रीड इट। सो आर्टिकल 3 आता है अब। हाँ, यूनियन एंड टेरिटरी से। तो आर्टिकल 3 बहुत डेंजरस एरिया है। पार्लियामेंट न्यू स्टेट बना सकती है, और आपका बाउंड्रीज चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। स्टेट, इसमें क्या है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो ओपिनियन है वो मांगा जाता है, लेकिन उसका कंसेंट जरूरी नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर का ओपिनियन जो है वो मांगा जाता है, बट नॉट, उनका जो कंसेंट है इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। सो प्रेसिडेंट या पार्लियामेंट स्टेट के व्यू से बाउंड नहीं है। यूनियन टेरिटरी के केस में तो रेफरेंस भी जरूरी नहीं है। जब यूनियन टेरिटरी की बात हो रही है तो वहां पे आई मीन it's not important that we even refer to the union territory to change its name or boundary or other part that comes under the jurisdiction of article 3। तो कोर ट्रैप जो लाइन यहां पे है वो है कि जो स्टेट्स हैं वो ये क्रिएट करेगा। देखो, स्टेट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट गारंटेड अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। एनी टाइम द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया कैन बी चेंज्ड। तो आगे बढ़ते हैं। डन। In case of writing no reference to use parliament can itself action is yes, done। नेक्स्ट आर्टिकल 4। तो आर्टिकल 4 जो है वो आर्टिकल 368 के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है। मतलब उसमें जो लॉज हैं, जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं, क्या आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट होते हैं? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के जो लॉज हैं वो क्या आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट होते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। हाँ, आर्टिकल 4 क्लियरली बोलता है, आर्टिकल 4 सेज क्लियरली कि ये लॉज ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस से पास होते हैं। सिंपल मेजोरिटी का ट्रैप बन सकता है यहाँ पे। दीज लॉज passes through ordinary legislative processes, that is simple majority।
ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। तो वही सिंपल मेजॉरिटी का ट्रैप होगा यहाँ पे। फिर उसके बाद है दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट लिसन इट वेरी केयरफुली। तो वो बोल रहे हैं कि जो इंडियन टेरिटरी है, इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। मतलब हम किसी भारत के बाहर की स्टेट को, इट्स इंडिया, ये भारत है, इसके बाहर की किसी भी स्टेट को जो हम इंडिया में लेके आएंगे वो सिंपल मेजोरिटी के थ्रू हो सकता है, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन और बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के हो सकता है। लेकिन जब हम भारत की किसी टेरिटरी को कभी किसी बाहर वाले बंदे को देंगे तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगेगा ही लगेगा अंडर आर्टिकल 368। ये बात कह रहे हैं वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो एक इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन की बात हुई है, तो इंडिया को बोला जाता है इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। तो यूनियन स्टेट्स को तोड़ सकता है, इसका मतलब यह है कि जो यूनियन है वो स्टेट को तोड़ सकता है, लेकिन स्टेट्स यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। यूनियन कैन डिस्ट्रॉय स्टेट्स बट स्टेट्स कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। तो यूपीएससी वही लैंग्वेज को ट्विस्ट करके यहां पे अपना ट्रैप सेट कर सकता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेना। फिर अगला ट्रैप है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में, देखते हैं उसको भी। तो हमारे पास 3 कमीशन है, एक तो धार कमीशन है, एक जेवीपी कमीशन है और एक फजल अली कमीशन है। तो जो हम जानते हैं फजल अली साहब ये मुस्लिम है। तुमने देखा होगा कि जो मुस्लिम सिंगर्स होते हैं भाई, एक अच्छी खासी एक वॉइस के साथ इनको नवाजा जाता है। तो लैंग्वेज सेंटर में आ गया वो हमारे, फजल अली साहब को मुस्लिम से कनेक्ट किया, मुस्लिम को हमने लैंग्वेज से कनेक्ट कर दिया। तो लैंग्वेज यहां पे मेन चीज हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि फजल अली कमीशन में लिंग्विस्टिक बेसिस एक्सेप्ट कर लिया गया था फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। अब धार कमेटी बची हमारे पास, धार कमीशन बची और जीवीपी कमेटी बची। तो धार कमेटी में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस था वो माना गया था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो बेसिस था वो माना गया था, नॉट लिंग्विस्टिक। ठीक है, लिंग्विस्टिक नहीं माना गया था। और यही बात लिंग्विस्टिक बेसिस वाली फॉर्मली रिजेक्ट कर दी थी जेवीपी कमेटी में। फॉर्मल रिजेक्शन यहां मिल गया था, ठीक है, यहां बात हो गई थी और यहां पे फॉर्मल रिजेक्शन मिल गया था उसको। स्टेप बाय स्टेप आना है बस यहाँ पे। फजल अली कमीशन को याद रखो, बाकी की 2 आपको याद हो जाएंगी। फिर उसके बाद अगले ट्रैप की बात करते हैं। तो सिटीजनशिप अब चालू होने वाला है अपना। यहां पे एनआरआई वर्सेस ओसीआई, द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, प्रॉपर्टी और रजिस्ट्रेशन का एक पॉइंट था जो कि मुझे आपको यहां पे बताना है। वो ये है कि एनआरआई इंडियन सिटीजन होते हैं बट दे आर लिविंग अब्रॉड। हाँ, इनके पास ये इंडियन पास होल्डर होते हैं। और अब इनके साथ दिक्कत क्या है कि जो एग्रीकल्चरल प्लांटेशन फार्म हाउस ये लोग नहीं खरीद सकते हैं। इनके साथ ये दिक्कत है कि एनआर ये दे आर इंडियन सिटीजन बट दे लिव अब्रॉड, बट दे आर नॉट अलाउड, हाँ, टू हैव एग्रीकल्चरल प्लांटेशन और फार्म हाउस। वैसे ही जो ओसीआईज हैं वो फॉरेन सिटीजन है ऑफ इंडियन ओरिजिन, वो भी इवन दोज पीपल कैन नॉट डू दैट। नाउ रजिस्ट्रेशन, नीदर एनआरआई नॉर ओसीआई कार्ड होल्डर नीड्स टू रजिस्टर विद लोकल पुलिस या एफआरआरओ। एनआरआईज कैन स्टे indefinitely, OCIs are exempt regardless of state duration। मतलब ये दोनों ही can live for longer time without
रजिस्ट्रेशन। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इंपॉर्टेंट डेट इसको याद रखना है। 26 जनवरी थी वो, जब हम सिटीजनशिप डिटरमाइन, इसके बाद जितने भी होंगे वो सब सिटीजन होंगे, उस तरीके की ये डेट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। उसमें जो इम्पोर्टेंट है वो सेक्शन 9 है, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, वो हमें देख लेना चाहिए। तो उसमें जो है सेक्शन 9 वो ये कहता है कि नॉर्मली वॉलेंटरीली फॉरेन सिटीजन्स लेने पर इंडियन सिटीजन टर्मिनेट हो जाती है। हाँ, जब हम फॉरेन सिटीजनशिप ले लेते हैं तो हमारी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो जाती है। लेकिन वॉर के टाइम पे, ड्यूरिंग वॉर, अगर सिटीजन वॉलेंटरीली फॉरेन सिटीजन ले तो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन नहीं होता। नो ऑटोमेटिक टर्मिनेशन। यही ट्रैप है भाई, यही फंसाता है वो, यही। हम तो कह देते हैं कि ऑलराइट, कि उसने वॉलेंटरीली सिटीजनशिप ले ली है, अब उसके बाद तो उसकी टर्मिनेट हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। देर इज एक्सेप्शन टू इट, और वो एक्सेप्शन है वॉर। उस केस में क्या होता है भाई, ऑटोमेटिक तो नहीं होता जब तक सेंटर डायरेक्ट ना करे। ऑटोमेटिक नहीं होता, लेकिन अगर सेंटर डायरेक्ट कर देगी तो वो सब सेंटर के हाथ में फिर होता है। अगर वो कर देगी, वेल एंड गुड, नहीं करेगी, वेल एंड गुड। तो यूपीएससी ऑटोमेटिक वर्ड पे, यहाँ पे इस ऑटोमेटिक वर्ड पे ट्रैप करेगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ी कमेंसमेंट डेट है यहाँ पे कि ये जो आपकी डेट है 26 नवंबर 1945, वो 49, यहाँ पे 3 मेजर प्रोविजंस आपके इफेक्टिव हुए थे। वो क्या थे? एक तो इलेक्शन, एक सिटीजनशिप, एक प्रोविजनल पार्लियामेंट। जो एफआर थे आपके, वो 26 जनवरी 1950 के बाद आपके दे केम इनटू फोर्स। ओके, तो ये डेट्स याद रखना। आगे बढ़ते हैं। तो बस वही ट्रैप वही है कि डेट को यूपीएससी घुमा देगा, तो देख लेना उसको। अब प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी। तो इंडिया में, इंडिया के केस में सिटीजन बाय बर्थ प्लस नेचुरलाइज सिटीजन, both can become president of India. बट यूएसए में ऐसा नहीं है, वहां पे ओनली बर्थ वाला केस है, ओनली बर्थ, नॉट नेचुरलाइज। तो बस यूपीएससी कहाँ ट्रैप करेगा आपको पता ही है, वो कंपैरिजन कर लेगा, पूछ लेगा, यूएसए को उधर पहुंचा देगा इंडिया वाले में, इंडिया को उधर यूएसए वाले में प्रोविजन में ले आएगा, और स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के इस तरीके से पेश करेगा कि हमें लगेगी ठीक और हो जाएगी गलत। तो आपको ये पता नहीं होगा तो फिर आप वहाँ गलत मार्क करके आओगे। बट अब आपको ये बात पता है तो गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, लॉस ऑफ सिटीजन पे आते हैं। तो 3 तरीके हैं सिटीजनशिप को लॉस करने के। अच्छा, उससे पहले एक पॉइंट और है ये कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी में incorporation of territory. If any foreign territory becomes a part of India, the government of India specifies, gives order, या passes order, specifies the person who among the people of the territory shall be citizen of India. ठीक है, ऑटोमेटिकली नहीं होते, वो फंसाता ऑटोमेटिकली पे है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली भी फंसाता है वो। तो देखते हैं इसको भी, वो बोल देगा ऑटोमेटिकली बिकम्स द सिटीजन ऑफ इंडिया। नो,
द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल पास अ order, and under that order people will be allowed to become the citizen of India. Example, जैसे पौंडीचेरी की केस में हुआ था, पौंडीचेरी became a part of India, government of India issued citizenship Pondicherry order, and then the citizenship giving process were initiated. all right, हाँ, तो ऑटोमेटिकली नहीं होता, ये देख लिया। अब देखते हैं लॉस ऑफ सिटीजन का, सिटीजनशिप का। तो लॉस ऑफ सिटीजनशिप में 3 वेज: रिनंशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्राइवेशन। रिनंशिएशन वॉर के टाइम रजिस्टर्ड नहीं होती, ये बेसिक फैक्ट है, ठीक है। टर्मिनेशन वॉलेंटरीली फॉरेन सिटीजनशिप लेने पर, हाँ, वही वॉलेंटरी वाला केस, जब हमने वॉलेंटरीली सिटीजनशिप ले लिए तो वी विल बी आर इंडियन सिटीजनशिप विल बी टर्मिनेटेड। डेप्राइवेशन गवर्नमेंट फोर्सफुली करती है, कब करती है? जब फ्रॉड हमने किया हो, डिसलॉयल्टी दिखाई हो टुवर्ड्स दी कंट्री, इनेमी से कॉन्टैक्ट जैसे ग्राउंड्स पर हमें डेप्राइवेशन जैसा सामना करना पड़ता है। मतलब फ्रॉड, डिसलॉयल्टी और इनेमी कॉन्टैक्ट, ये सब इन ग्राउंड्स पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेप्राइवेशन में कुछ कंडीशन है नंबर्स की, उसको देख लेना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें पूछ सकता है वो कि कितने ईयर्स लगते हैं। वो ये है कि डेप्राइवेशन के केस में नंबर्स मैटर करते हैं कौन से, जैसे कि 5 ईयर्स विद इन रजिस्ट्रेशन, ये वाली बात कि द सिटीजन हैज विद इन 5 ईयर्स आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन इन एनी कंट्री और 2 ईयर्स, तो वो सिटीजनशिप उसकी लूज हो जाएगी। 2 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट उसको हो, ठीक है, 2 ईयर्स का उसको इम्प्रिजनमेंट हो, 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट इन एनी कंट्री, वी हैव रेड इट, ओके। उसके बाद 7 ईयर्स, सिटीजनशिप हैज बीन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 ईयर्स कंटिन्यूसली, ठीक है, तब भी वो डेप्राइवेशन हो सकता है। तो यहाँ पे ट्रैप क्या है, वो घुमा फिरा कर रिनाउंसिएशन का डेप्राइवेशन में, डेप्राइवेशन का और आपका टर्मिनेशन में, इस तरीके के घुमा के स्टेटमेंट पूछ सकता है। तो इतना ही करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। तो ये हमने कवर कर लिया। तो देखो, अब देखो बात ये है कि यूपीएससी सिलेबस नहीं, स्टेटमेंट फ्रेमिंग पे खेल रहा है। हाँ, वो स्टेटमेंट इस तरीके की फ्रेम कर रहा है कि हमको वो फंसा ले रहा है।